अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि इससे अपोजिट क्या है, दैट इज़ डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम मीन्स डैमेज, सिने मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट। लॉस हुआ है मुझे, लेकिन मेरे किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, मेरा कोई भी राइट वायलेट नहीं हुआ है, अपोजिट पार्टी ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया है जिससे कि मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है, कोई प्राइवेट राइट मेरा वायलेट हुआ हो, लेकिन मुझे लॉस हुआ है। तो इन केसों में जजमेंट्स किस तरह की हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे इसका फुल मीनिंग आएगा डैमेज विदाउट ब्रीच ऑफ लीगल राइट। इट कैन बी ब्रीच, इट कैन बी इन्फ्रिंजमेंट ऑल्सो। इसमें क्या इन्होंने जजमेंट को रखा हुआ है, हेयर नो एक्शन लाइज। यहाँ पर सब जगह एक्शन लाइज थे, यहाँ हेयर नो एक्शन लाइज व्हेन ए पर्सन वाज सफर्ड एक्चुअल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। सफ़र तो कर रहा है वो, लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी एक्शन नहीं बनता है। ऐसे केस में किसी भी तरह से उसे कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता, ये सोचते हुए कि इसको लॉस हो रहा है। पहले वाला केस हम लेते हैं, जैसे केस लॉ यहाँ पे हमने 4 केस लॉ स्टडी किए, तो इसको आप बाकायदा तरीके से याद कर लीजिए। एशबाई वर्सेस वाइट, द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल, देन मार्जेटी वर्सेस विलियम्स। तो इन केस के बाद में भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। नाउ इधर चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स, ये 1859 का केस है। इसमें क्या है कि एक लैंड ओनर है जो कि अपनी मिल ओनर भी है साथ में, वो अपनी लैंड पे कोई पीछे से स्ट्रीम चली आ रही है, नीचे से ज़मीन से पानी आता है उसका, और वो उसको करीब 6 साल तक एंजॉय कर रहे हैं आराम से, क्योंकि एक पानी उनके प्लॉट से निकल के जा रहा है, वो नेचुरल स्ट्रीम है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में उनको जो एडजॉइनिंग लैंड ओनर था, उसने वहाँ पर एक बड़ा वेल बना लिया ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट में जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको बेच सके। जब उसने वेल बना लिया बहुत बड़ा, तो सारा के सारा पानी उस वेल में जाने लगा, अब यहाँ इनके पास नहीं आया। ये डिप्राइव्ड हो गए स्ट्रीम की रिसोर्सेज से, उसके यूज़ करने से। तो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, तो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो बताते हैं। A landowner and mill owner had lost the use of stream which was available due to percolating groundwater. After an adjoining owner had dug on his own ground an extensive well for the purpose of supplying water to the inhabitants of the district, court held by court that he had no right of action because the defendant had a common right to dig a well on his own land. क्योंकि जो एडजॉइनिंग लैंड ओनर है उसको भी राइट है वेल को बनाने का, उसने वेल बना लिया, और अगर उसके पहले से स्ट्रीम परकुलेट होकर आ रही है और आगे सप्लाई नहीं जा रही है, तो उसमें किसी भी तरह का जो प्लेंटिफ था उसके राइट्स का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ। इसलिए कोई भी एक्शन, इन्हें कह दिया कि ही हैड नो राइट ऑफ एक्शन, उसके पास कोई भी एक्शन लेने का राइट नहीं है। इस बात को हमने जब टॉर्ट की डेफिनेशन दे रहे थे वहाँ भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कि डिफेंडेंट ने किसी राइट का वायलेशन किया है, यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है क्या प्लेंटिफ के पास कोई ग्राउंड है कोई एक्शन लेने का। जैसे पहले वाले मैटर में जिसमें कि हम इंजूरिया सीने डैमनो था, वहाँ पर राइट था उसके पास में, लेकिन अगर उल्टा हो जाता है डैमनम सीने इंजूरिया, तो वहाँ पर उसके पास राइट नहीं रहता है। दूसरा बड़ा फेमस जजमेंट है ये, और ये बहुत यूज़ होता है, बहुत एग्ज़ाम्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, 20 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है। ये है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410, बहुत 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 पुराना केस है ये। तो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल इस तरह का है कि एक मास्टर जी ने पहले से एक स्कूल वहाँ चल रहा था एरिया में, उसी की विसिनिटी में उसके नियर बाय अपना भी स्कूल खोल लिया, फ़ीस कम रखी है ज़्यादा रखी, जो भी रखा होगा। उस स्कूल के नए स्कूल के खुलने से क्या हुआ कि जो पुराना वाला स्कूल था उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए, जिससे कि उसका बिजनेस लॉस हो गया। उसने कोर्ट को अप्रोच किया। अब देखते हैं कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा। इन दिस केस द डिफेंडेंट अ स्कूल मास्टर सेट अप ए rival school next to the plaintiffs and boys from plaintiffs school
flogged to defendant's school. It was held, क्या held किया, that no action could be maintained. Competition is no ground action. Whatever damage it may caused, provided someone's legal right are infringed. किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो तो वहाँ पर डैमेजेस को कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन कंपटीशन के कारण से, दो स्कूलों में कंपटीशन था, उसके कारण से अगर किसी को लॉसेस होते हैं तो यहाँ पर कोई भी रीज़न फॉर एक्शन नहीं लगता है, यानी कि उनको कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन आई है। तो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस भी एक इम्पॉर्टेंट केस कहलाता है। इसके बाद तीसरा केस है, दैट इज़ मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रोजर गो कंपनी। ये भी 1892 का, यानी कि काफ़ी पुराना केस है। इसमें क्या था कि कुछ लोग थे जिनके पास में अपने स्टीमर्स थे, शिप्स थे, और वो शिप ओनर्स जो थे A, B, C and D, 4 शिप ओनर ने मिलके एक तरह से कार्टेल बना लिया, और इस ध्येय से, इस टारगेट से कि एक और शिप ओनर था F, उसको बिजनेस से बाहर कर दिया जाए। और इन चारों ने मिल के, चूँकि ये लोग टी सप्लाई करते थे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, इन चारों ने मिलके अपने क्लाइंट्स को कुछ विशेष ऑफ़र दिए, जिसके कारण से F का बिज़नेस डाउन हो गया और उसको बिजनेस से बाहर होना पड़ा। वो अपने कॉम्पेंसेशन को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाता है। देखते हैं कोर्ट क्या कहती है यहाँ पर। इन दिस केस A, B, C and D ship owners who shipped tea from one port to another combined together to drive F, a rival ship owner, out of the trade by offering special terms to customers. F sued A, B, C and D for the loss caused to him by this act. It was held, क्या held किया, that F had no right of action, for no legal right of F had been infringed. Damage done by competition in trade was not actionable. वही सेम बात जो कि ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में बोली कि अगर कंपटीशन है आपके बिजनेस में, इसके कारण से आप बाहर हो रहे, लॉसेस हो रहे हैं, तो वो ग्राउंड नहीं बन सकता। टॉर्ट में किसी दूसरी कंपनी से आप डैमेजेस नहीं ले सकते अपने लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर केस जो तीनों हैं, तीनों केस इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि जो एग्रीड पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, उसका कोई प्राइवेट राइट, कोई लीगल प्राइवेट राइट इन्फ्रिज ज़रूर होना चाहिए, तभी उसको डैमेज मिल सकता है, चाहे उसको लॉस कितना भी हो गया हो। लेकिन जब हम आते हैं इसमें इंजुरिया सीने डैमनो में, तो यहाँ हम देखते हैं कि इंजरी हुई है, अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है और किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ है, उसके बाद भी उसको डैमेज ज़रूर मिलेगा। अब ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के बाद में एक इसमें कंसेप्ट और आता है कि ऐसा नहीं है कि टॉर्ट में आपको डैमेज मिल ही जाएगा, चाहे आपका इन्फ्रिंजमेंट भी हो, राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट भी हो, तो भी डैमेज मिल ही जाएगा। क्योंकि देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें कि डैमेज को प्रूव करना पड़ेगा, तब आपको डैमेज मिलेगा। वो कौन कौन से केस हैं? एक तो मीनेस का मतलब कोई व्यक्ति है जो कि मतलब जस्ट कहिए कि हुल्लड़ मचा रहा है, या फिर वो मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है अपने एरिया में, उसके कारण से सिडक्शन किसी को किया जाए। स्लेंडर में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम बाद में स्टडी करेंगे। डिसिट, कोई किसी को धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ में, तो वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। फ्रॉड तो किया, ठीक है, वो क्रिमिनल केस वो अलग बनेगा, क्रिमिनल केस भी ट्राई किया जाता है। लेकिन सिविल के पास अगर आते हैं तो फ्रॉड किया तो प्रूव करना पड़ेगा कि उस फ्रॉड से आपको क्या लॉस हुआ है। कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक बिजनेस 3-4 पार्टनर मिलकर आपस में एक पार्टनर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कॉन्स्पिरेसी तो कर दी, ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसके बाद में उसको प्रूव करना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट वो कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी कि उसको क्या लॉस हुआ इससे, तभी उसको डैमेज मिलेगा, चाहे कॉन्स्पिरेसी प्रूव भी हो जाए। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इस तरह होता है कि कोई टेनेंट है, किसी की लैंड में है या किसी की जगह ऑक्यूपाई की हुई है, और वहाँ पर उसको उस प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, या फिर वहाँ पे कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता है, या कुछ ऐसा करता है जो वॉयलेशन में होता है जो भी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि अगर एग्रीमेंट है तो फिर वहाँ पर वैसे भी टॉर्ट अप्लाई नहीं होगा। ये एक नॉर्मल केस में है जहाँ पर कि गुड फेथ में सब हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर उसको वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अगर लॉस है तो वो उसको लैंड ओनर है या फिर वो प्रॉपर्टी ओनर, उसको प्रूव करना पड़ेगा।
इसके बाद है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के केस में भी, चाहे वो डॉक्टर के केस था जिसमें कि पेट में कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया ऑपरेशन के समय, वहाँ भी नेग्लिजेंस प्रूव करना पड़ेगा। और नेग्लिजेंस प्रूव होने के बाद में फिर लॉसेस बताने पड़ेंगे कि क्या लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस क्या हुआ है, तभी आपको डैमेज मिलेगा। देन आता है न्यूसेंस फॉर डैमेज टू प्रॉपर्टी। अगर न्यूसेंस किया है किसी ने तो प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए आप कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी में क्या डैमेज हुआ है, आपका दरवाज़ा टूटा है, खिड़की टूटी है, नल चोरी हो गया है, वायर चले गए हैं, फ़ैन चला गया है, एसी का सिस्टम चला गया, ये आपको बताना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा, तब आपको उसका डैमेज मिलेगा। और ये बताना पड़ेगा कि इसके कारण से ही ये डैमेज हुआ है। देन आता है एक डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। ये जो डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट है, ये एक कॉमन लॉ का बहुत पुराना कॉमन लॉ है, जिसमें कि डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट ये कहता है एक प्रॉपर्टी ओनर को पूरा राइट है, अगर कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है और वहाँ को डैमेज कर देता है, तो उस ऑब्जेक्ट को या उस एनिमल को होल्ड करने का, उसको पकड़ के रखने का उसके पास पूरा राइट है, जब तक कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या उस एनिमल का जो ओनर है वो इसे कॉम्पेंसेट नहीं कर देता, जो भी इसके लॉसेस हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कॉमन लॉ है दैट इज़ डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। इस तरह से ये हमने देखे कि 9 ऐसे भी हैं जिसके अंदर कि आपको एक्चुअल में प्रूव करना पड़ेगा कुछ भी डैमेज लेने के लिए। इतना पोर्शन होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि असल में इस पूरे का सार क्या था जो हम अपने इसमें स्टडी कर रहे हैं लीगल डैमेज को। नो लीगल रेमेडी फॉर ए मोरल रॉन्ग। अगर आपने स्कूल बगल में खोल लिया है तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा है, मैं इसको कंपटीशन देने के लिए उसमें मैंने फ़ीस कम रख ली है या कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ दे दी हैं जो वो नहीं कर पा रहा हो, तो इसको मोरल रॉन्ग तो कह सकते हैं, लेकिन आपको जो रेमेडी मिलेगी वो केवल लीगल रॉन्ग में मिलेगी। इसमें जो कई मैटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर की मोरल रॉन्ग नज़र आता है। अब 4 शिप ओनर्स हैं, उन्होंने एक को बाहर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, कार्टेल बना लिया, ये मोरल रॉन्ग है, लेकिन बिजनेस में ऐसा होता है, एक दूसरे को आउस्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो लीगल डैमेज के 3 कंपोनेंट थे उसमें 2 कंपोनेंट को हम स्टडी कर चुके हैं, एक तो सिविल रॉन्ग, दूसरा लीगल डैमेज, और तीसरा रेमेडी के जो पार्ट पर आएंगे तो उस पार्ट को भी हम कंक्लूड करते हैं इसके बाद में। थैंक यू।